भगत सिंह इंकलाब के जादूगर की अमर कहानी। कहानी शुरू होती है पंजाब के बंगा गांव से, जहां 28 सितंबर 1907 को एक असाधारण बालक का जन्म हुआ। नाम था भगत सिंह। उनका जन्म ऐसे परिवार में हुआ जहां देशभक्ति और क्रांति खून में थी। उनके पिता किशन सिंह और चाचा अजीत सिंह दोनों ही महान स्वतंत्रता सेनानी थे। बचपन से ही भगत सिंह ने अपने चारों ओर आजादी के नारे और जेल यातना की कहानियां सुनी। उनके परिवार का हर सदस्य उनके लिए एक जादुई प्रेरणा था। छोटी उम्र में वह अपने पिता के साथ खेत पर गए और पूछा, पिताजी हम ये क्या बो रहे हैं? पिता ने कहा, बेटा हम अनाज बो रहे हैं। इस पर बालक भगत सिंह ने कहा, मैं तो बंदूकें बोऊंगा ताकि हम अंग्रेजों को देश से बाहर निकाल सकें। यह बाल सुलभ पर गहरा संकल्प ही उनके आने वाले जीवन का चमत्कारिक पूर्व संकेत था। भगत सिंह की किशोरावस्था एक भयानक घटना से झकझोर दी गई, जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919। यह नरसंहार, जिसमें हजारों निर्दोष लोग मारे गए थे, उनके मन पर गहरा घाव कर गया। 12 साल के बालक भगत सिंह ने जब उस बाग में जाकर खून से सनी मिट्टी को देखा, तो यह उनके लिए केवल मिट्टी नहीं थी, यह शहादत का पवित्र प्रसाद था। उन्होंने उस मिट्टी को एक छोटी शीशी में भरकर अपने पास रख लिया। यह घटना उनके जीवन का निर्णायक मोड़ थी, जहां उनका बचपन समाप्त हुआ और एक क्रांतिकारी का जन्म हुआ। उन्होंने गांधी जी के असहयोग आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया, विदेशी कपड़ों की होली जलाई और स्कूल छोड़कर नेशनल कॉलेज में दाखिला लिया, जिसे देशभक्तों ने ही स्थापित किया था। भगत सिंह की शिक्षा साधारण नहीं थी, यह इंकलाब का पाठ्यक्रम थी। उन्होंने पश्चिमी और भारतीय विचारकों को गहराई से पढ़ा, मार्क्स, लेनिन, रूसो और स्वामी विवेकानंद। वह केवल क्रांतिकारी नारों तक सीमित नहीं रहे, उन्होंने समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांतों को अपनी विचारधारा का आधार बनाया। उन्होंने जल्दी ही समझ लिया कि भारत को केवल अंग्रेजों की गुलामी से मुक्त नहीं होना है, बल्कि जाति, वर्ग और धार्मिक भेदभाव की आंतरिक गुलामी से भी मुक्त होना है। इस तरह उनका शुरुआती जीवन एक असाधारण संकल्प और बौद्धिक जादू का मिश्रण था, जिसने एक साधारण बालक को भारत के स्वतंत्रता संग्राम का सबसे प्रखर और तार्किक विचारक बना दिया। जैसे जैसे भगत सिंह बड़े हुए, अहिंसा की नीति पर उनका विश्वास कम होने लगा। 1922 में जब चौरी चौरा कांड के बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया, तो कई युवाओं की तरह भगत सिंह का भी मोहभंग हुआ। उन्होंने महसूस किया कि अब देश को एक और अधिक सक्रिय और विस्फोटक मार्ग की आवश्यकता है। वह हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन में शामिल हो गए, जिसे बाद में उन्होंने और उनके साथियों ने हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन का नाम दिया। भगत सिंह अब केवल एक कार्यकर्ता नहीं थे, वह विचारधारा के जादूगर बन गए थे। उनके संगठन का उद्देश्य केवल अंग्रेजों को भगाना नहीं था, बल्कि एक समाजवादी, समतावादी भारत की स्थापना करना था, एक ऐसा समाज जहां मनुष्य द्वारा मनुष्य का शोषण समाप्त हो जाए। क्रांतिकारी गतिविधियों को चलाने के लिए उन्हें एक बड़ा झटका लगा जब लाला लाजपत राय पर पुलिस ने बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज किया और कुछ ही हफ्तों बाद उनका निधन हो गया। इस घटना ने भगत सिंह और उनके साथियों के मन में प्रतिशोध की ज्वाला भड़का दी। उन्होंने इसे राष्ट्रीय अपमान माना। उन्होंने लाठीचार्ज का आदेश देने वाले पुलिस अधिकारी जेम्स ए स्कॉट को मारने की योजना बनाई। 17 दिसंबर 1928 को प्रतिशोध की उस योजना को अंजाम दिया जाना था, लेकिन होने को कुछ और ही मंजूर था। गुप्तचरी में हुई एक छोटी सी चूक के कारण क्रांतिकारियों ने स्कॉट की जगह सहायक पुलिस अधीक्षक जॉन पी सैंडर्स को गोली मार दी। यह घटना भगत सिंह के जीवन का सबसे महत्वपूर्ण और साहसपूर्ण कदम था। उन्होंने इस कृत्य की जिम्मेदारी ली और खुलेआम घोषणा की कि यह लालाजी की मौत का बदला है। इसके बाद
भगत सिंह ने छिपने के बजाय देश को जगाने का एक नया जादुई तरीका चुना। उन्होंने तय किया कि वह अंग्रेजी हुकूमत के बहरे कानों तक अपनी आवाज पहुंचाएंगे। उनका उद्देश्य अब किसी व्यक्ति को मारना नहीं था, बल्कि इंकलाब, क्रांति का विचार फैलाना था। उन्होंने अपनी संगठन क्षमता और निर्भीकता से उस समय के युवाओं में निडरता का जादू भर दिया। उनका चेहरा ब्रिटिश साम्राज्यवाद के सामने चुनौती का प्रतीक बन गया था और उनकी हर गतिविधि देश की आजादी के लिए एक शक्तिशाली राजनीतिक नाटक बन रही थी। यह भाग उनकी बुद्धिमत्ता, संगठनात्मक शक्ति और देश प्रेम के उस अद्भुत मिश्रण को दर्शाता है। सैंडर्स हत्याकांड के बाद भगत सिंह और उनके साथी भूमिगत हो गए, लेकिन वे जानते थे कि संघर्ष का अंतिम चरण अभी बाकी है। अंग्रेज सरकार पब्लिक सेफ्टी बिल और ट्रेड डिस्प्यूट्स बिल जैसे दमनकारी कानून लाने की तैयारी में थी, जिनका उद्देश्य भारतीय मजदूरों और नेताओं की आवाज को कुचलना था। भगत सिंह ने तय किया कि इन बहरे कानों तक अपनी आवाज पहुंचाने का एकमात्र तरीका धमाका है। लेकिन यह धमाका विनाश के लिए नहीं, बल्कि विचारों के प्रसार के लिए था। 8 अप्रैल 1929 को उन्होंने और बटुकेश्वर दत्त ने दिल्ली की सेंट्रल असेंबली में बम फेंका। यह बम जानबूझकर कम तीव्रता का बनाया गया था ताकि किसी को चोट न पहुंचे। यह सिर्फ आवाज के लिए था, न्याय के लिए था। बम फेंकने के बाद उन्होंने भागने की कोशिश नहीं की। उन्होंने इंकलाब जिंदाबाद के नारे लगाए और जानबूझकर गिरफ्तारी दी। भगत सिंह का यह कार्य केवल बम फेंकना नहीं था, यह साहस का सबसे बड़ा सार्वजनिक प्रदर्शन था। उनका उद्देश्य था कोर्ट को इंकलाब के प्रचार का मंच बनाना। जेल के अंदर भी उनका जादू चलता रहा। उन्होंने और उनके साथियों ने भारतीय और यूरोपीय कैदियों के बीच समानता की मांग करते हुए लंबी भूख हड़ताल की। इस हड़ताल ने पूरे देश की सहानुभूति हासिल की और अंग्रेज सरकार को हिलाकर रख दिया। ट्रायल के दौरान भगत सिंह ने जज के सामने निडरता से अपने विचार रखे। उन्होंने कहा, इंकलाब जिंदाबाद का अर्थ केवल हंगामा या क्रांति नहीं है, बल्कि अन्याय पर आधारित वर्तमान व्यवस्था का अंत होना चाहिए। उनके विचार अखबारों के माध्यम से हर भारतीय तक पहुँचे और वह रातों रात भारत के युवाओं के आदर्श नायक बन गए। 23 मार्च 1931 को भगत सिंह को उनके 2 साथियों सुखदेव और राजगुरु के साथ फांसी दे दी गई। यह फांसी एक सामान्य घटना नहीं थी, यह शहादत का अमर जादू था। उस दिन लाखों भारतीयों की आंखें नम थीं, लेकिन दिलों में इंकलाब की आग जल उठी थी। भगत सिंह ने हंसते हंसते फांसी का फंदा चूमा और इस तरह उन्होंने भय के ऊपर साहस की जीत का चमत्कार कर दिखाया। भगत सिंह की मृत्यु उनके विचारों को और भी अमर कर गई। वह आज भी इंकलाब के सबसे बड़े जादूगर हैं, जिन्होंने 23 साल की छोटी सी उम्र में देश को केवल आजादी ही नहीं, बल्कि न्याय और समानता की राह भी दिखाई।